ये है अफ्रीका। साइज के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये कॉन्टिनेंट कुदरत के दिए गए अनलिमिटेड खजाने यानी नेचुरल रिसोर्सेज से लबालब भरा हुआ है। पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, प्लेटिनियम, गैसेस, डायमंड और गोल्ड जैसे अनमोल रिसोर्सेज से इसकी जमीनें भरी पड़ी हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास अकेले दुनिया भर के 30% से भी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आज आप लोग अफ्रीका को करप्शन, गरीबी, भुखमरी, क्राइम और गुलामी की वजह से जानते होंगे। आज के दौर में भी अफ्रीका की 40% से ज्यादा आबादी गरीबी में जिंदगी गुजार रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यूरोपियन और दूसरे अमीर देश और इंटरनेशनल कंपनी के कर्जों में डूबा हुआ अफ्रीका हमेशा ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब ये कॉन्टिनेंट अमीर और ताकतवर दोनों हुआ करता था। लेकिन कैसे गुजरते वक्त के साथ अफ्रीका कमजोर और बहुत कमजोर होता चला गया और कैसे इससे बहुत छोटी ताकतों ने इसके पांव में गुलामी की जंजीरें बांध दी और हालात यहाँ तक पहुँचा दिए कि यूरोपियन ताकतों से आजादी मिलने के बावजूद आज तक अफ्रीका गरीबी से छुटकारा हासिल नहीं कर पाया है, जबकि दूसरी फॉर्मल कॉलोनीज जैसे सिंगापुर और इंडिया वगैरह इससे बहुत आगे निकल गए हैं। तो कहानी शुरू होती है 14वीं सेंचुरी से, जब इंटरनेशनल ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस के मामले में अफ्रीका यूरोप और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट्स का मुकाबला कर रहा था। इतिहास का सबसे अमीर आदमी यानी मंसा मूसा भी उस वक्त अफ्रीका में ही था। लेकिन 14वीं सदी गुजरते ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अफ्रीका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पिछड़ना शुरू हो गया। असल में 14वीं सदी के आसपास ऑटोमन और यूरोपियन एम्पायर्स काफी तेजी से खुद को मजबूत कर रहे थे। ऐसे में अपनी फौज बढ़ाने के लिए और दूसरे काम करने के लिए उनको काफी सारे गुलाम चाहिए थे और उस दौर में गुलामों को पकड़ने का सबसे बेहतर तरीका था जंग करना। ऐसा माना जाता था कि अगर आप किसी से जंग करके उसको हरा देते हैं तो उसके आदमी आपके गुलाम बन जाएंगे। लिहाजा अफ्रीकन देशों पर जानबूझकर जंगें थोपी गई। ऑटोमन की इस पहल को देखकर लगभग सारे ही यूरोपियन ताकतों ने गुलाम हासिल करने के लिए ये तरीका अपनाया। धीरे धीरे इस काम ने बाकायदा एक मार्केट की हैसियत हासिल कर ली। अब अफ्रीकन स्लेव ट्रेडर्स जो आमतौर पर अमीर अफ्रीकी ही हुआ करते थे, वो अफ्रीका से लोगों को पकड़कर गुलाम बना लिया करते थे और उनको यूरोपियन और दुनिया की दूसरी मार्केट्स में बेचा करते थे। जब यूरोपियन देशों ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया तो नेटिव अमेरिकन को भी गुलाम बना लिया, लेकिन उन्हें उस वक्त खेती वगैरह करने के लिए और गुलामों की जरूरत हुई और ये कमी फिर पूरी की गई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। ये सिलसिला लगभग 19वीं सदी तक चलता रहा। लंबे चौड़े और फिजिकली स्ट्रॉन्ग अफ्रीकन यूरोप लाए जाते थे और उनसे जी भर के काम करवाया जाता था। फाइनली 1871 में बेल्जियम के राजा को ऐसा लगा कि उन्हें दुनिया के किसी इलाके पर कब्जा करके उसे अपनी कॉलोनी बनाना चाहिए। इस काम के लिए जब दुनिया के नक्शे पर नजर डाली गई तो अफ्रीका से सूटेबल कोई और जगह नहीं मिली, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर और सबसे काबिल लोग पहले ही यूरोपियंस के गुलाम बन चुके थे। लिहाजा बेल्जियम ने अपनी पहली कॉलोनी अफ्रीका में बनाई और उसकी देखा देखी करके दूसरे यूरोपियन देश भी तेजी से अपनी अपनी कॉलोनीज बनाने लगे और देखते ही देखते 50 साल के अंदर पूरा अफ्रीका ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोपियन देशों का गुलाम बन गया और उसका मैप कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। इस कॉलोनाइजेशन ने अफ्रीका को बहुत बुरी हालत में पहुंचा दिया। यूरोपियन अफ्रीका और अफ्रीकन दोनों को जमकर एक्सप्लॉइट कर रहे थे। हरे भरे इलाकों से अफ्रीकन को जबरदस्ती भगा दिया गया ताकि वहां पर आकर यूरोपियन सेटलर्स रह सके। अफ्रीका के नेटिव लोगों से उनके खेत छीन लिए गए और उन्हीं के खेतों में उन्हीं से मजदूरी करवाई जाने लगी। लेकिन इस बीच इन कॉलोनाइजर्स का पूरा फोकस अफ्रीका की दौलत को यूरोप भेजने में लगा था। अफ्रीका से अमेरिका और यूरोप के लिए रोड और पोर्ट्स बनाए गए और सारी अफ्रीकी वेल्थ यूरोप पहुंचाई जाने लगी। ठीक उसी वक्त ब्रिटिशर्स भी इंडिया में कुछ ऐसा ही कर रहे थे। इन यूरोपियंस ने अफ्रीका भर में स्लेव से माइंस खुदवाई और उनसे निकला हुआ मटेरियल जैसे सोना, चांदी, गैसेस, पेट्रोल और डायमंड वगैरह वहां से निकालकर यूरोप भेजने लगे और जो इन कीमती नेचुरल रिसोर्सेज के असली हकदार थे उनके हाथ आती थी सिर्फ मजदूरी। आखिरकार कॉलोनाइजर्स ने अफ्रीका को बिल्कुल बेकार करने के लिए अपनी आखिरी चाल चली और वो था अफ्रीकन लीडर्स को यूरोपियन लीडर्स से रिप्लेस करना। मेडिकल ऑफिसर और बिजनेस मैनेजर से लेकर के पॉलिटिकल लीडर्स तक अक्सर लोग यूरोपियन थे और अफ्रीकन कॉलेज में कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में अफ्रीकन को पढ़ने की इजाजत भी नहीं थी और वो इसलिए था कि यूरोपियंस नहीं चाहते थे कि अफ्रीकन स्किल सीख कर उनको रिप्लेस कर सके।
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया पूरी तरीके से बदलना शुरू हो गई थी। अब धीरे धीरे लगभग सारे ही गुलाम देश आजाद होने लगे थे और अफ्रीका में भी आजादी के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे। अब यूरोपियन पावर को समझ आ गया था कि वो लाखों अफ्रीकन को काबू में नहीं रख सकते, इसलिए 1945 से लेकर के 1965 तक अक्सर अफ्रीकन देश आजाद हो गए। उस वक्त दुनिया को ऐसा लगा कि अगर अफ्रीकन खुद अफ्रीका को रूल करेंगे तो शायद इस कॉन्टिनेंट के दिन फिर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसकी साफ साफ वजह थी वो हालत जिसमें कॉलोनाइजर्स अफ्रीका को छोड़कर गए थे। गुलामी के वक्त इन अफ्रीकन देशों के लोगों को हायर स्टडीज और प्रोफेशनल स्किल सीखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि इन लोगों को बिजनेस करने की भी इजाजत नहीं थी। उनका काम सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस के कारखानों, फैक्ट्रियों और माइंस में खुदाई करना होता था। लिहाजा जब ये देश आजाद हुए तो इनमें पढ़े लिखे और क्वालिफाइड लोगों की खासी कमी थी। लगभग 20 करोड़ अफ्रीकन में सिर्फ 6 करोड़ लोगों ने जिंदगी में एक बार स्कूल का मुंह देखा था और उनमें से 8,000 लोग सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की थी और उनमें से भी सिर्फ 200 लोग अपनी लाइफ में यूनिवर्सिटीज तक पहुंच पाए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट चलाने के लिए जो स्किल्ड लोग अफ्रीका को चाहिए थे वो उसके पास नहीं थे। और अब यहाँ नंबर आता है करप्शन का। अफ्रीकन देश आज के दौर में भी दुनिया के सबसे ज्यादा करप्ट देश है। आजादी के बाद पूरे कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया वहां के इलीट क्लास ने और अक्सर देश उसके कंट्रोल में आ गए। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफिशियल और आर्मी जनरल्स को बाकायदा सैलरी देते थे ताकि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। ये करप्शन इतने बड़े लेवल पर था कि कई सारी कंट्रीज तो इन बिजनेसमैन को बचाने के लिए अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को पूरी तरीके से मिटा दिया करती थी। अब इस जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन और करप्शन को देखकर पब्लिक से रहा नहीं गया और पूरे कॉन्टिनेंट में एंटी करप्शन प्रोटेस्ट होने लगे। इस सिचुएशन में आर्मी इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो इन प्रोटेस्ट को दबा सके, तो इन देशों की सरकारों ने अपने फॉर्मर कॉलोनाइजर्स को इन प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए बुलाया और अब यूरोपियन आर्मीज दोबारा अफ्रीका में उतरने लगी, लेकिन इस शर्त के साथ कि इन आर्मीज को अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस चाहिए। 1962 में फ्रेंच आर्मी ने कांगो में और ब्रिटिश आर्मी ने तंजानिया और घाना वगैरह में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को कुचलना और उसके बहाने नेचुरल रिसोर्सेज को लूटना शुरू कर दिया। इस लूट का सबसे ब्रॉड एग्जांपल है अफ्रीकन देश माली, जिसके पास लगभग 350 गोल्ड माइंस हैं। उसके बावजूद इस देश का कोई भी गोल्ड रिजर्व नहीं है। वहीं इस देश को गुलाम बनाने वाले फ्रांस के अंदर एक भी गोल्ड माइन नहीं है। उसके बावजूद फ्रांस के पास आज के दौर में 2436 टन सोना मौजूद है और फ्रांस के पास आज के दौर में पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व मौजूद है। और ये सोना उसके पास कहां से आया ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। बाकी बची कुची बर्बादी समुद्री लुटेरों यानी पायरेट्स ने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए आज के दौर में भी पूरी दुनिया का 80% बिजनेस समुद्र के रास्ते से होता है। ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज और गुड्स से भरे हुए जहाजों को लूटते आए हैं, जिसकी वजह से यूरोप और एशिया के बीच की ट्रेड अफ्रीका के रास्ते से ना होकर सुएज कैनाल की मदद से इस रास्ते की थ्रू होती है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।